हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने खिलजी वंश को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में बताए थे कि खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह थे और खुसरो शाह की हत्या जो है गयासुद्दीन तुगलक कर देता है और खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना करता है। अगर बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का जो शासन है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा है। तो तुगलक वंश की जो स्थापना है गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके पिता कराना तुर्क थे और इनकी इनकी जो माता थी पंजाब की एक जाट महिला थी, जिस कारण तुर्क वंश को कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। और जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही गयासुद्दीन तुगलक जो थे दीपालपुर के राज्यपाल के पद पर गयासुद्दीन तुगलक नियुक्त थे। और जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक ने कई मंगोल आक्रमण को विफल भी किया था। जिस कारण गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी का उपाधि जो है प्रदान किया गया था। अगर बात करें गाजी की, तो गाजी का अर्थ होता है काफिलों का घातक। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर बात करें, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक ही था। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक ही दिल्ली में तुगलकाबाद के किला का निर्माण करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही किसानों को सिंचाई व्यवस्था प्रदान करने को लेकर नहरों का निर्माण करवाया था। यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर बात करें, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही हुए, जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया और बंगाल को जीत लिया। और जब बंगाल को जीतकर वापस दिल्ली लौट रहे थे, तो उसी क्रम में बिहार के मिथिला के एक शासक थे, जिनका नाम था हरि सिंह देव। और वापस लौटने के क्रम में हरि सिंह देव को भी पराजित किए थे और बंगाल और बिहार को उन्होंने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जब वे बंगाल को और बिहार को जीतकर वापस लौट रहे थे, तो बंगाल और बिहार को जीतने के उपलक्ष्य में ही दिल्ली के अफगानपुर में लकड़ी का महल में
एक आयोजन किया गया था। जब गयासुद्दीन तुगलक उस महल में मौजूद थे, तभी एक पागल हाथी उस महल को गिरा देता है, जिस कारण गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक को ही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली काफी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद अगला जो सुल्तान बनता है मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर मूल नाम की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान था, जूना खां था। और अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे विद्वान शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। लेकिन ये जो भी कार्य करते थे वे कार्य सफल नहीं हो पाता था, जिस कारण एल्फिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है कि इनमें कुछ पागलपन का अंश था। और एक विद्वान थे जिसका नाम था एडवर्ड थॉमस, और एडवर्ड थॉमस ने कहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे धनवानों के विद्वान थे, और मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल, सन की, विद्रोही तत्वों का संग्रह, रक्त पिशासु आदि नाम से भी जाना जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दरगाह था
और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था अजमेर में था। और इस दरगाह पर जाने वाला दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही हुए। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों की, अगर बात करें तो इनका पहला कार्य था दुआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। और इन्होंने दुआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि जो है 1325 ईस्वी में किया था। और अगर बात करें तो इन्होंने जैसे ही दुआब के क्षेत्र में, यानी जिस साल दुआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि की, ठीक उसी साल दुआब के क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। यानी सूखा की स्थिति पड़ जाती है, जिस कारण फसल जो है बर्बाद हो जाते हैं। और जो मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी होते हैं वे जबरन किसानों से कर की वसूली करते हैं, जिस कारण दुआब के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक लोगों के बीच अलोकप्रिय हो जाते हैं, जिस कारण दुआब के क्षेत्र की जो जनता होती है उनके खिलाफ विद्रोह करने लगती है। और जब मालूम चलता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि फसल के उत्पादन नहीं होने के बावजूद भी अधिकारियों ने जबरन कर की वसूली की है, तो उन्होंने दीवान ए कोही नामक एक कृषि विभाग का गठन किया। और दूसरा इनका कार्य था राजधानी परिवर्तन। जब ये शासक बने थे तो उस समय जो राजधानी थी दिल्ली थी। लेकिन इनका मानना था कि दिल्ली जो है इनके साम्राज्य के केंद्र बिंदु में नहीं है, जिस कारण शासन जो है करने में दिक्कत हो रहा है। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से परिवर्तित करके देवगिरी को बनाया। और देवगिरी का नाम बदल के इन्होंने दौलताबाद रखा। और ये जब दिल्ली से देवगिरी गए तो अपने साथ दिल्ली की जनता को भी ले गए थे। जब इन्होंने देवगिरी को राजधानी बनाया तो बाद के कुछ दिनों में जो मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली पर आक्रमण करते थे और धन लूटकर फिर वापस चले जाते थे, तो फिर इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, देवगिरी से दिल्ली बनाया। जिस कारण जो जनता थी इनसे नफरत करने लगी। यह भी विफल हो गया। और तीसरा जो कार्य था सांकेतिक मुद्रा, जिसे टोकन मनी कहा जाता था। सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया। और जो सांकेतिक मुद्रा होता था, सांकेतिक मुद्रा की जहां पर
छपाई होता था उसे टकसाल कहा जाता था। हुआ क्या कि जनता ने सभी जनता ने अपने घर पर मुद्रा की छपाई करने लगे, जिस कारण जो मुद्रा थी उसका कोई महत्व नहीं था। तो यह भी जो काम था इनका विफल हो जाता है। और जो राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन इन्होंने 1326-27 ईस्वी में किया था। और जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था इन्होंने 1329 ईस्वी में किया था। और इनका जो चौथा कार्य था, कुराचिल जो चीन में पड़ता है, और जो खुरासान है, खुरासान ईरान में पड़ता है, इन्होंने कुराचिल और खुरासान का अभियान किया 1330-31 ईस्वी में। इन्होंने कुराचिल और खुरासान का अभियान करने से पहले ही सैनिकों को 1 साल का वेतन दे दिए थे। और जो सैनिक कुराचाल कुराचिल और खुरासान के अभियान पर गए, तो उस समय उस क्षेत्र में बर्फ पड़ा हुआ था, बर्फ पड़ रहा था, जिस कारण काफी सैनिकों की मृत्यु हो गई, जिस कारण जो सैनिक बचे थे वे वापस आ गए। तो यह भी अभियान जो था मोहम्मद बिन तुगलक का विफल हो गया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो भी कार्य करता था वे सभी विफल हो जाते थे, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को यात्री जो थे 1333 ईस्वी में, जिनका नाम था इब्न बतूता, इनके शासनकाल में आए हुए थे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में चीन भेजा। और उन्होंने यानी इब्न बतूता ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा उसे किताबुल रहला के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरियर प्रथम और बुका प्रथम ने कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के क्षेत्र में ठट्टा गए हुए थे, तो वहीं पर ये बीमार पड़ जाते हैं और इनकी निधन जो है 1351 ईस्वी में हो जाता है। और इनके निधन पर बदायूनी लिखता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। यह किसने लिखा है? तो बदायूनी ने। फिर अगला शासक जो है 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक बनता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही हुए, जिन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है 2 बार करवाया था।
एक ठट्ठा में और दूसरा दिल्ली में। और जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक निरंकुश कल्याणकारी शासक थे। एल्फिंस्टन ने कहा है कि ये सल्तनत युग के अकबर थे। इनके शासनकाल में जीवन निर्वाह के जितने भी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं की कीमत जो है इन्होंने काफी कम कर दिया था, जिस कारण इनके शासनकाल में अकाल नहीं पड़ा था। और अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके 4 कर को लागू किया था। एक था जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुए, जिन्होंने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। और दूसरा था जकात। जकात जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तीसरा था खराज। खराज जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था। और चौथा था खुम्स। खुम्स जो था युद्ध में लूटे गए धन के ऊपर जो कर लिया जाता था, उसे ही खुम्स कहा जाता था। अगर बात करें खुम्स की, तो फिरोज शाह तुगलक खुम्स पर 5 हिस्सा में से एक हिस्सा जो है फिरोज शाह तुगलक अपने पास रखते थे, और 4 भाग जो हैं वे अपने सैनिकों को देते थे। लेकिन वहीं अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक इसके विपरीत 4/5 भाग, यानी 5 भाग में से 4 भाग अपने पास में रखते थे और 1 भाग जो है अपने सैनिकों को देते थे। और एक शासक थे जिन्होंने कभी कभी भी खुम्स का हिस्सा जो है नहीं लिया था, उनका नाम था सिकंदर लोदी। और एक कर था जिसका नाम है उस्र। उस्र कर जो है, इसको नोट देकर लिख लीजिएगा। उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था। और जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से अगर बात करें तो प्रमुख नहर जो है रजबानी था, उल्लू खानी, जो 5 बड़े नहरों में से प्रमुख था। और जो फिरोज सॉरी जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक हक ए सर्ब नामक एक सिंचाई कर लिया करते थे, जो उत्पादन का 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने तकाबी ऋण को माफ कर दिया था। अगर बात करें तकाबी ऋण की, तो जो तकाबी ऋण है, तकाबी ऋण किसानों को फसल उत्पादन के पहले ही दिया जाता था, ताकि फसल के उत्पादन में जो भी खर्चा आता था, जैसे
बीज, सिंचाई, उर्वरक, इन सभी का खर्चा जो है तकाबी ऋण के द्वारा दिया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने तकाबी ऋण को माफ कर दिया था। और जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में फुतुहात फिरोज शाही नाम से लिखा है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज नामक विद्वान रहते थे। और जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दफ्तर रोजगार का गठन किया था। और दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दासों की संख्या जो है सबसे अधिक फिरोज शाह तुगलक के ही समय में था। और इन्होंने दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग का गठन किया था। दीवान खैरात जो दान विभाग था, दीवान इस्तिहाक एक पेंशन विभाग था, और अस्पताल का गठन किया था जिसे दार उल सफा कहा जाता था। तो इन सभी विभाग का गठन जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने अधा और बिख नामक सिक्का का जो प्रचलन है फिरोज शाह तुगलक ने ही किया है। और जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट कर दिया था। 1365 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक का निधन जो है 1388 ईस्वी में हो जाता है। और इनके निधन के बाद जो है अगर बात करें तुगलक वंश के अंतिम शासक की, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह बनता है। और नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और दिल्ली के खजाना को लूटने का जो काम है तैमूर लंग ने किया। और उस खजाना को लूटने में मदद जो है खिज्र खां ने किया था, जिस कारण जब तैमूर लंग भारत से वापस जा रहा था तो तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो क्षेत्र है खिज्र खां को दिया था। और खिज्र खां ही आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना करते हैं।
तो अगले क्लास में हम लोग सैयद वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए इन सभी पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। तुगलक वंश, जिसे कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है, कराना तुर्क वंश भी कहा जाता है। और तुर्क वंश के जो शासन है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुर्क वंश की स्थापना जो है, यानी संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था। और जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे, प्रथम सुल्तान जिन्होंने नहरों का निर्माण किया था, नहरों का निर्माण किया था। और ये अलाउद्दीन के समय में ही, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही, अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही दीपालपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। फिर इसमें अगर बात करें तो इसमें प्रमुख पॉइंट जो है तुगलकाबाद के किले का जो निर्माण है, तुगलकाबाद के किले का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। और जो तुगलकाबाद का किला है कहाँ पर है? दिल्ली में। और गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल को जीता था। और बंगाल को जीतने के बाद बिहार के मिथिला को जीता था। और इस समय जो शासक थे हरि सिंह देव शासक थे बिहार के। और बिहार और बंगाल को जीतने के बाद दिल्ली के
अफगानपुर में स्थित लकड़ी के महल में स्थित लकड़ी के महल में इनकी मौत हो जाती है। कब? तो 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में। और इनको निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त तो ये सभी जो है प्रमुख पॉइंट थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। फिर अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, और एक पॉइंट था गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि जो धारण करने वाला, इसको भी लिख लीजिएगा, मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी की उपाधि, यानी गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी यानी काफिरों का घातक, काफिरों का घातक। फिर अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासनकाल जो है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। और इसका उपनाम जो था, इसका उपनाम जुना खा था। जुना खा। और इसको एडवर्ड थॉमस ने धनवानों का विद्वान कहा है। धनवानों का विद्वान कहा है। और एल्फिस्टन ने इसको कहा है कि इसमें कुछ पागलपन का अंश था। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जो है, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जो है इसी के समय हुआ था। और सबसे ज्यादा विद्रोह भी, सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। और इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। और इसी को
विरोधी तत्वों का मिश्रण सन की पागल रक्त पिशासु के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे विद्वान शासक भी यही था, यानी पढ़ा लिखा जो है सबसे अधिक मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य की, इसके कार्य की अगर बात करें, लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शेख मोइनुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने वाला दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान भी जो था मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। फिर इसके बाद इनके कार्य की अगर बात करें, पहला जो कार्य था दुआब क्षेत्र में कर की वृद्धि 1325 ईस्वी में, और इसी समय इन्होंने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया था। कृषि विभाग का गठन किया था। और दूसरा जो कार्य था राजधानी परिवर्तन, और इन्होंने राजधानी परिवर्तन जो है 1326 से 27 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली से देवगिरी को बनाया था। और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। फिर इसके बाद देवगिरी से दिल्ली को बनाया। तीसरा इनका जो कार्य था सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी का प्रचलन 1329 ईस्वी में। और चौथा कार्य जो है कुराचिल और खुरासान का अभियान
1331 ईस्वी में फिर इसके बाद अगर बात करें तो इनका निधन जो है, लेकिन और भी पॉइंट है। 1333 ईस्वी में इनके दरबार में मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता आए हुए थे। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे, मोरक्को के। फिर अगर बात करें तो इनका यात्रा वृत्तांत जो है, इनका यात्रा वृत्तांत किताब उल रेहला नाम से लिखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1342 ईस्वी में इसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। फिर 1336 ईस्वी में कर्नाटक में हरिहर प्रथम और बुका प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। फिर इसके बाद इनका निधन जो है 1351 ईस्वी में, इनका निधन 1351 ईस्वी में हो जाता है। कहाँ? तो सिंध के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र ठट्टा में। और इनके निधन होने के बाद बदायूंनी लिखता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। बदायूंनी राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। फिर अगला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, 2 बार, एक ठट्टा में और दूसरा दिल्ली में 1351 ईस्वी में। और जो फिरोज शाह तुगलक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम निरंकुश कल्याणकारी शासक था। एल्फिंस्टन ने ही कहा है कि एल्फिंस्टन ने कहा है कि यह सल्तनत युग का अकबर था, सल्तनत युग का अकबर था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो 24 जो कष्टदायक कर था उसको समाप्त कर दिया था, और 4 कर जो था लागू था। एक था जजिया कर जो गैर मुसलमान, इसको ऊपर में लिख लेते हैं, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया, वो फिरोज शाह तुगलक था। जजिया कर लिया। और दूसरा था जकात, मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। और तीसरा था खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था, भू राजस्व कर था। और चौथा था खुम्स, युद्ध में लूटे गए धन पर लिया जाने वाला कर खुम्स था। और जो खुम्स कर था इसको फिरोज शाह जो तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने 4/5 भाग लिया, और 1/5 भाग लिया, और 4/5 भाग जो है सैनिकों को दिए। वहीं अलाउद्दीन खिलजी जो था
अलाउद्दीन खिलजी 4/5 भाग और सैनिक को 1/5 भाग और एक जो सिकंदर लोदी ने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया था, फिर तीसरा नोट था उस्र, और जो उस्र था मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। जिसमें प्रमुख जो था रजवानी और उलूग खानी नहर प्रमुख था। और इन्होंने सैन्य पद को वंशानुगत कर दिया था। फिर अगर बात करें तो तकाबीर इनको माफ कर दिए थे। और इन्होंने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही नाम से लिखा है फारसी भाषा में। फिर अगर बात करें तो अद्धा और बीख नामक सिक्का का प्रचलन इन्होंने ही किया था। और इन्होंने अनुवाद विभाग का गठन भी किया था। अनुवाद विभाग का गठन जो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो 1360 ईस्वी में उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट किए थे। और 1365 ईस्वी में हिमाचल
प्रदेश में जो ज्वालामुखी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट जो है इन्होंने ही किया था। और इन्होंने दफ्तर ए रोजगार विभाग का गठन जो है किया था। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। और एक था दीवान ए बंदगान का गठन जो है। दास के लिए दीवान ए बंदगान का गठन। और दीवान ए खैरात दान विभाग था, दान विभाग। और दीवान ए इस्तिहाक जो था पेंशन विभाग था, पेंशन विभाग था। और एक था दार उल सफा जो था अस्पताल था। फिर इसके अगर बात करें तो इनका निधन जो है 1388 ईस्वी में हो जाता है। निधन जो है 1388 ईस्वी में हो जाता है। फिर अगला यानी अंतिम शासक जो है इस वंश का नासिरुद्दीन महमूद शाह अंतिम शासक था। और इसी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और इस समय इसका मदद खिज्र खां ने किया था, जिस कारण खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो क्षेत्र है, दीपालपुर का क्षेत्र जो है तैमूर ने खिज्र खां को दिए थे। और खिज्र खां ही आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना करते हैं। और सैयद वंश को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।